वेलकम बैक स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.3 आगे कंटिन्यू करनी है। कल क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 मेंशन कर रहा है, कह रहा है कि ये जो फंक्शन है ये रोल्स थ्योरम की कंडीशंस को फॉलो कर रहा है और c की वैल्यू भी दी हुई है। तो आप बस ये बीच वाले p और q को ढूंढ के निकालें। तो पहली चीज तो सिंस f of x होल्ड्स ट्रू फॉर रोल्स थ्योरम, ये चीज वो बताए हैं। ठीक है, सो पहली चीज तो ये हो गया कि रोल्स थ्योरम इसके लिए वैलिड है। इसका मतलब ये है देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल 1 3 एंड इट इज डिफरेंशिएबल इन ओनली इन 1 3। ठीक है, दैट इज एंड ऑल्सो अच्छा, दो चीजें तो हो गई, कंटिन्यूअस हो गया, डिफरेंशियल हो गया। तीसरी कंडीशन ये होती है कि f of a इक्वल टू f of b एंड f of 1 इज इक्वल टू f of 3। तो अब सबसे पहली चीज चलते हैं। पहली चीज तो हमें पता है f of x दिया हुआ है। ठीक है, f of x हमें दिया है x क्यूब प्लस px स्क्वायर प्लस qx प्लस 5। अगर यहीं पर मैं डेरिवेटिव निकालूं तो मुझे मिलेगा 3x स्क्वायर 2px प्लस q यहाँ तक। ऑल्सो है ना, ऑल्सो अच्छा यहाँ पर एक काम पहले निपटा देते हैं अपन। f of 1 इक्वल टू f of 3 दिया हुआ है, मतलब 1 और 3 रख देते हैं। दैट इज यहाँ पे 1 रख दें तो क्या मिल रहा है जल्दी बताएं। यहाँ पे आएगा 1 प्लस p प्लस q प्लस 5, इट इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 27 9p प्लस 3q प्लस 5। कुछ उड़ रहा है हाथ से, तो 5 ये दोनों उड़ गए हैं। इन p और q को उधर भेजेंगे तो हमें मिलेगा 8p और 2q इक्वल टू में 27 ये इस तरफ आ जाएंगे तो -26। ये पहली इक्वेशन मिली, इसको साइड में रखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं। दूसरी चीज also there exists c belonging to 1 to 3 है ना, for which f dash c is equal to 0। क्योंकि ये सब होने के बाद हमें एक c मिलता है और वो c हमें दिया हुआ है, c 2 plus 1/√3 दिया हुआ है। so here c equal to 2 plus 1/√3 है, that is f dash of 2 plus 1/√3 जो है वो 0 आएगा। मतलब सर क्या करें, मतलब ये जो डेरिवेटिव है इस डेरिवेटिव में x की जगह पे 2 plus 1/√3 पटक दें। ठीक है, तो इसका मतलब हमें मिलने वाला है अरे ये नहीं, फंक्शन है, सॉरी ये फंक्शन है, इसको हटाएं यहाँ से। मैं डेरिवेटिव की बात करूँ, ये रहा नीचे डेरिवेटिव, यहाँ पर हम x की जगह पर 2 plus 1/√3 पटकेंगे। सो हमें मिलेगा 2 plus 1/√3 का स्क्वायर प्लस 2px, दैट मीन्स 2 into 2 plus 1/√3 p और प्लस में q एज इट इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई और ब्रैकेट एक्सपेंशन। थोड़ा यहाँ से लेते हैं, इसको जगह मिले हमें। ओके, इसको एक्सपांड करना है तो हमें मिलेगा 3 into में 4 प्लस 1/3 प्लस 4/√3 प्लस, अच्छा एक मिनट, ये पहला वाला ब्रैकेट कंप्लीट करें। दूसरा 2 2 4 प्लस 2/√3 into में p प्लस q इक्वल टू 0। सही है। अच्छा, मल्टीप्लाई करें 12 प्लस 1 प्लस 4√3 प्लस 4 प्लस 2/√3 p प्लस q इक्वल टू 0। ठीक है, ये सब उधर फेंक देते हैं तो हमारे पास दुनिया में क्या क्या मिल रहा है जल्दी एक बार चेक कर लें। हमारे पास मिलेगा 4 प्लस 2/√3 p 13 प्लस 4√3 उधर चला जाएगा, प्लस q 13
प्लस 4√3 उधर भेजा, फिर माइनस साइन कहाँ लगेगी, हम बाहर माइनस साइन लगाएंगे, इनको ब्रैकेट में रख देंगे। ये हमें मिली द्वितीय इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अच्छा फर्स्ट हो गई, सेकेंड हो गई, साइमल्टेनियसली इनको सॉल्व करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से 2 से मल्टीप्लाई करना आसान रहेगा। देखो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, इसी को आगे कंटिन्यू करो, इसको पॉइंट अप कर देते हैं। ये थी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 2 इंटू इक्वेशन 2 वी हैव, सो व्हाट वी हैव, हमें मिलेगा 2 टाइम्स करने पर 8 प्लस 4/√3 p प्लस 2q इज इक्वल टू माइनस 26 प्लस 8√3। ओके, अच्छा अब देखें जरा, यहाँ पे इक्वेशन थी फर्स्ट वाली है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 - 2 करें, 2 - 1 करें, जो भी है एक बार चेक कर लें। 1 - 2 कर लेते हैं, चलो 2 - 1 करते हैं। 2 - 1 करने पे 2q - 2q कट गया, इस माइनस इस करना पड़ेगा, है ना। अच्छा ध्यान से, ये 8p है, ये है, ध्यान से मैं लिख रहा हूँ इसको 8p प्लस 4/√3p माइनस 8p, q तो कट गए, इधर सामने इसमें से इसको माइनस करना है, तो ध्यान से देखिए इसका साइन चेंज होगा, इसका मैं ब्रैकेट एक्सपांड करने पर -26 माइनस 8√3 और ये माइनस का माइनस करते ही प्लस 26, ये उड़ गए, यहाँ पर 8p उड़ गया, तो 4√3 बचा, सामने 8√3 बचा है, तो यहाँ पर p की वैल्यू आ जाएगी, डायरेक्ट लिखते हैं अपन, पहले √3 जाएगा, 3 बनेगा 24 और ये मिल जाएगा -24/4, दैट इज इक्वल टू -6। p का वैल्यू -6 आया, q का वैल्यू आप यहाँ से उठाइए, है ना, ये काम आसान है, ये p का वैल्यू यहाँ पर पटाइए और q का वैल्यू निकाल के आंसर करें। लेंदी क्वेश्चन है, 3 से 4 मार्क पकड़ के चलो, अच्छा है, हैशटैग लगा लो, एग्जाम में आ सकता है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6 उठा रहा हूँ। ठीक, 6 क्वेश्चन में ये चीज दिया है और बोला हुआ है कि ये फंक्शन रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करता है, और भाई साहब जानना चाहते हैं ऐसी वैल्यू ऑफ c जहां पर डेरिवेटिव इक्वल टू 0 हो रहा है। तो हमें पता है सिंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, सिंस रोल्स थ्योरम से बोला है, हाँ, और सैटिस्फाइज ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम, ये बोला हुआ है इसने, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सिंस ऑल कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम are satisfied, therefore f dash c is equal to 0 for c belonging to -3 to 0, मतलब -3 से 0 एक ना एक c तो आएगा जहाँ पर f dash c क्या आएगा, इक्वल टू 0 आएगा। तो बोलते हैं चलिए पहले हम डेरिवेटिव निकालते हैं। सो f dash of x, f dash of x, तो इसका डेरिवेटिव निकालना, डेरिवेटिव निकालने से पहले थोड़ा सा मेकअप कर लिया जाए। मेकअप कैसे करें, इस x को बोले मल्टीप्लाई हो जाए, तो x² + 3x इंटू में e−x/2, डेरिवेटिव उठा रहे हम, डेरिवेटिव में u × v वाला फॉर्मूला लगने वाला है। सो ये भैया पहले एज इट इज, इसका डेरिवेटिव e⁻x का e⁻x और -x/2 का -1/2, जिसको मैं आगे लिख रहा हूँ, प्लस में e⁻x/2 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव आएगा 2x + 3, ठीक है। और अगर मैं कहूँ f' इक्वल टू 0, दैट इज यहाँ पर c रखने पर 0 आने वाला है, तो मैं रख रहा हूँ यहाँ पे -1/2 c² + 3c इंटू e⁻c/2 प्लस e⁻c/2 2c + 3 इक्वल टू 0। अब एक बात का ध्यान रखें, देखो यहाँ पे e⁻c/2 कॉमन निकाले, अपॉन में भेज दे, 0 हो गया, तो बचा क्या क्या, ये बचा और इधर से ये बचा, थोड़ा सा एक्सपेंशन करते हैं तो मिलेगा -c² प्लस नहीं माइनस लगेगा, बाहर माइनस साइन है, सो -3c/2 यहाँ पर हो जाएगा
प्लस 2c प्लस 3 इक्वल टू 0। सारे सी वालों को एक साथ आते हैं, 2 से मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं ताकि थोड़ा आसान हो जाए हमारे लिए। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर और थोड़ा सा मेकअप करने पर हमें क्या क्या देखा, तो सबसे पहली चीज, अच्छा सुनना, मैं -2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इन दोनों को भी बाद में जोड़ लूंगा, तो दोनों चीजें डायरेक्ट एक साथ होगी। पहली चीज -2 से मल्टीप्लाई करते ही पहली चीज होगी c², -2 से मल्टीप्लाई करते ही प्लस हुआ, यहाँ पे 3c बचा, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करते ही -4 हुआ, -4 और ये +3 -1 दैट इज -c, और यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई करते ही -6 इक्वल टू 0 आ गया, है ना। और इसका आंसर आपको पता है -3 -2 आएगा, c -3 c -2 इक्वल टू 0, मतलब c की वैल्यू 3 हो सकती है, c की वैल्यू 2 हो सकती है। अब क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा गया है हमसे, क्वेश्चन वाले ने पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ c सच दैट, हाँ देखो भाई हमारा क्या था, हमें ऐसा ही c चाहिए, पर c कैसा चाहिए रहता है, जो कि इनके बीच में रहे। इसमें से ये वाला 3 तो नहीं आता, -3 से 0 के बीच में, तो मना कर देंगे यहाँ पर। हियर ओनली c इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू -3, 0, therefore c is equal to 2 is the answer। क्या बात समझे, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट उठाते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, 7 में वो हमसे वेरीफाई, शायद से मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, वेरीफाई LMVT बोल रहा है, लैग्रांजियस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। और वेरीफाई का इन द सेंस मतलब ये होता है, पहली चीज LMVT में क्या चीजें जरूरी होती है, पहली चीज जरूरी होती है कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल में, दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में, और दो ही चीजें बस, तीसरी चीज नहीं लगती है। दो चीजें होने के बाद में देन देयर एग्जिस्ट c which is in between a and b such that f dash c is equal to f of b minus f of a upon b minus a। बस ये चीजें ध्यान में रखना है। तो पहली चीज, फंक्शन कैसा है, लॉगरिथमिक फंक्शन, सिंस फंक्शन इज लॉगरिथमिक therefore it is continuous on and differentiable on such in and differentiable in 1 to e, ठीक है, and ये काम कंप्लीट हो गया। therefore there exists a c which belongs to 1 से e such that f dash c is equal to, ध्यान से, f of e minus f of 1 upon e minus 1। तो अब now f dash of x क्या होता है, f dash log x का डेरिवेटिव 1 upon x, फिर f of e कितना होगा, e f dash नहीं, मैं f of e की बात, log e 1 होता है, ठीक है, और f of 1 कितना होगा, 1 कब आती है इसकी वैल्यू, log 1 मतलब 0, तो ये आएगा 0 की बात का ध्यान रखें। अब काम खत्म हो गया, वैल्यूज पटकते हैं फटाफट और आंसर लाते हैं। सो f dash c की वैल्यू ये है, मैंने f dash x निकाला है, तो f dash c कितना हो जाएगा, 1 upon c, 1, therefore 1 becomes कैसा दिखेगा, 1 दिखने लगेगा हमें 1 by c is equal to f of e 1 है, 1 minus 0 upon e minus 1, that is 1 upon c is equal to 1 upon e minus 1, that is c is equal to e minus 1, c is equal to e minus 1। और बात सही भी है, देखो क्या तुम्हें लगता हमारा x 1 से e तक जा रहा है, जबकि हमारा c एक पीछे है e से, e minus 1 है, तो लिखें which belongs to 1 to e, which belongs to 1 to e, therefore LMVT is verified, is verified। वेरिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ c की वैल्यू निकाल लें, c की वैल्यू निकालने के बाद जो इंटरवल है उसके बीचों बीच आ रहा है या नहीं आ रहा है, बीच में आ रहा है, अंदर आना चाहिए, वो आ रहा है, और आ रहा है इसीलिए
ये वेरीफाई हो चुका है। ठीक, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड वाला उठा रहा हूँ। पेपर में पहले भी आ चुका है बोर्ड्स में। सबसे पहला काम तो हम करेंगे कि फंक्शन को मल्टीप्लाई कर लें, है ना। x - 1 x - 2 x - 3 ये फैक्टर्स दिए हुए हैं शायद से, और इसका मतलब यही होता है सीधा सीधा x³ - 6x² + 11x - 6 मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। जेई में हमने बहुत बार ऐसी चीज़ों को सामना किया हुआ है। अच्छा, अब ये तो फंक्शन आ गया, हमें पता है सिंस f of x is polynomial, कैसा है भैया, polynomial, therefore it is continuous in 0 to 4 and differentiable in open interval 0 to 4। पहले दो काम तो हो गए और उतने दो काम चाहिए यहाँ पर, एलिमिनेटी चल रहा है इसलिए पॉलिनोमियल फंक्शन लिखे यहाँ पर। ओके, therefore there exists a c which is in between 0 to 4 such that f dash c is equal to f of 4 minus f of 0 upon 4 minus 0। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला काम रहेगा f of 4 ढूंढ लेना। f of 4 कितना होगा भैया, तो f of 4 मतलब यहाँ से ये 4 यहाँ पटक देना है या फिर 4 यहाँ पटके, दोनों एक ही बात है। 4 - 1 3, 4 - 2 4 - 3, है ना। तो यहाँ पर आया 3 2 और 1, 3 × 2 × 1 दैट इज 6, और दूसरा f of 0, तो f of 0 रखते ही 0 - 1, ये आ गया -1, फिर आ गया -2, फिर आ गया -3 दैट इज -6। ठीक, डेरिवेटिव की बात करें f dash of x, क्योंकि हमें डेरिवेटिव लाना है, तो f dash of x यहाँ से निकालेंगे डेरिवेटिव। इसमें मैंने इसको एक्सपांड किया था, तो बोलेंगे यहाँ पे इतना आसान था तो एक्सपांड क्यों किया, तो ये डेरिवेटिव यहाँ से निकाल पाते। निकाल लेते UPW के फॉर्मूले से, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ से देखेंगे तो हमें दिखेगा 3x² - 12x और प्लस में 11। ठीक, इसी का तात्पर्य ये हुआ कि f dash c हो गया 3c² - 12c + 11। Therefore 1 becomes 1 कैसा लिखने लगा आपको, देखें 1 में f dash c रखना है तो लिखेगा हमें 3c² - 12c + 11 इक्वल टू f of 4 - f of 0, f of 4 6। ध्यान से ये 6 आए, 6 में 6 0 मत लिख देना, 6 - of -6 आने वाला है, -6 और अपॉन में 4 - 0 तो 4 आएगा। इस तरीके से बहुत बार जो में तुम इसको 0 लिख के आ जाते हो तो कहानी गड़बड़ा देते हैं। अच्छा, तो ऊपर आ रहा है 12, दैट मींस 3c² - 12c + 11, ऊपर आएगा 12, 4 से डिवाइड करते 3, 3c² - 12c और ये आ जाएगा 8 इक्वल टू 0। चलिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है, 8 3 24 चाहिए है, ठीक है, 24 चाहिए है, और यहाँ पर एडिशन में 12 चाहिए है। कैसे कर पाएंगे हम इसको, हम इसको नहीं कर पा रहे स्प्लिट, है ना, इसको हम स्प्लिट नहीं कर पा रहे, तो फिर अब हमारे पास दो ही रास्ते, सॉरी एक ही रास्ता बच गया है। c उठाएं -b का मतलब होगा 12 प्लस माइनस b² मतलब 144 माइनस 4ac, है ना, 4ac मतलब 12 और 8 दैट इज 96 और अपॉन में 2a मतलब 6। ठीक है, तो अब देखें 144 माइनस 96 अगर उठाए तो 48 आ जाएगा, दैट मीन्स थोड़ा इधर और छोटा करते हुए 48 आ जाएगा, दैट मीन्स c इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस √48 अपॉन में थोड़ा सा 148 है तो √48 है, उसको लिख सकते हैं 6 × 8 लिख सकते हैं, फिर अगेन 3 × 2 और 8 तो आ जाएगा 4 × 2, तो एक 4 का 2 आ जाएगा, दूसरे 4 का 2 आ जाएगा, 4 बाहर आएगा, तो 12 प्लस माइनस 4 √3 और अपॉन में आएगा 6। ऊपर से हम 2 से डिवाइड करवा दें तो हमें मिलेगा 6
प्लस माइनस 2√3 2 6 12 सही है, और 2 2 और नीचे आ गया 3। ठीक है, तो हमारे पास अब दो आंसर आ गए, दोनों में से हमें कोई एक आंसर सही है या नहीं गलत बताना है। अगेन मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, चलिए कम है। सी की वैल्यू कितनी आ गई, सी की वैल्यू आ गई हमारे पास में 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन में 3, ज़्यादा से ज़्यादा अपन 3 से डिवाइड और लगवा दें तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस माइनस 2/√3। अगर आप दोनों को सॉल्व करें तो ये दोनों के दोनों ही 0 से 4 के बीच में आते हैं, एक बार चेक कर लेना, आंसर आ जाएगा। और क्योंकि वो 0 से 4 में आते हैं, therefore LMBT is verified लिख के आना है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, फंक्शन ये दिया है 2x minus x square, x belongs to 0 to 1 है। अगेन सिंस ये आप लिखोगे फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, therefore it is continuous and it is differentiable in the respective domain। तो अब मैं डायरेक्ट मूव करता हूँ मेन पॉइंट पे। मेन पॉइंट क्या है हमारा, तो therefore there exists a c which is in between 0 and 1 such that f dash c is equal to f of 1 minus f of 0 upon 1 minus 0, that is 1। f dash of x की अगर मैं बात करूं तो ये दिखेगा 2 minus 2x। ठीक, अगर मैं f of 1 की बात करूं तो यहाँ पर 1 रखने पर 2 minus 1 that means 1 मिलेगा, और अगर f of 0 की बात करें तो हमें मिलेगा 0। इसीलिए है ना, इसका नाम फर्स्ट 1 बिकम्स दिखने लगेगा हमें फर्स्ट इक्वेशन f dash c का मतलब 2 minus 2c is equal to 1 minus 0 upon 1 minus 0, 1 minus 0 upon 1 minus 0। ठीक है, तो ये 1 ही आएगा, कट करके 0 मत लिख देना। 2 minus 2c is equal to 1, that is 2, या फिर हाँ चलिए 2c is equal to 1 and c is equal to आधा, और आधा मुझे पता है 0 से 1 के बीच में आता है, therefore LMBT is verified। हो गया क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। इसके बाद हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.4 का कुछ बेसिक्स अगर देख पाए, टाइम रहा तो हम देखते हैं, या फिर नेक्स्ट वीडियो में उसे अपलोड करता हूँ। अब ये जो फंक्शन है ये रैशनल फंक्शन कहा जाता है ना, तो हमें पता है रैशनल फंक्शन का सिर्फ एक ही दर्द रहता है कि डिनोमिनेटर में कहीं पे भी 0 ना हो जाए, और डिनोमिनेटर में 0 तब होगा जब x की वैल्यू 3 के बराबर होगी, पर 4 से 5 के बीच में 3 आता ही नहीं है, मतलब वो 0 होने से रहा। और जब डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है इसका मतलब फंक्शन 4 से 5 में सीधा सीधा कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सिंस f of x is continuous in 4 से 5 and differentiable in 4 से 5 बिना कोई रोक टोक। ठीक, therefore there exists a c belonging to 4 से 5 such that f dash c is equal to f of 5 minus f of 4 upon 5 minus 4, जो कि 1 आ जाएगा। तो हमारा काम बनता है f of 5 ढूंढना, 5 ढूंढने का मतलब 5 minus 1 upon 5 minus 3 that is 4 upon 2 that is 2। f of 4 ढूंढना, 4 minus 1 4 minus 3 that is 4। ठीक, और लास्ट थिंग जो हमें ढूंढनी है वो ढूंढना है f dash of x। सो f dash of x ऑब्वियसली ये u upon v है, तो हमें पता है v इनटू में डेरिवेटिव ऑफ u, ये 1 ये 0 ये 1 आएगा, तो 1 नहीं लिखते हैं अपन, माइनस x minus 1 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1 आएगा, और अपॉन में आएगा x minus 3 का स्क्वायर। ठीक, इसी का मतलब हुआ f dash c जो है वो c minus 3 माइनस c minus 1। ठीक, अच्छा ब्रैकेट एक्सपांड खोल लें, तो ब्रैकेट खोलने के बाद में ये इधर हुआ माइनस c और प्लस 1 मिला हमें, यहाँ पे c खुद उड़ गया और c minus 3 का स्क्वायर बचा दुनिया में। ठीक, माइनस 3 प्लस 1 है माइनस 2 हो जाएगा। तो अब अगर मैं जाऊँ
फर्स्ट के पास है, फर्स्ट किधर है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, तो 1 हमारी दिखने लगेगी, 1 बिकम्स तो 1 बिकम्स मतलब ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पर हमारी सारी वैल्यूज अगर देखें सही साइड है कि नहीं, एफ डैश सी की वैल्यू तो हमारे पास ये आई थी -2 अपॉन में c-3 का स्क्वायर इक्वल टू में 5 की वैल्यू एक बार देखने पर 5 - 1 5 - 3 4 और 2 आया, 4 - 1 4 - 3 ये तो 1 आया और ये गड़बड़ हो गई, यहाँ पे 3 आना चाहिए था, मतलब तो ये वहां पर ऊपर जाकर दिखेगा 2 - 3 और अपॉन में 1 की कोई जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ 5 - 4 1 आ गया, यहाँ गड़बड़ हो गई थी, मेंशन आउट कर लीजिए ढंग से। ओके तो ये 2 - 3 आ जाएगा -1, मैं यहाँ पे -1 ही लिख देता हूँ सीधा सीधा, -1 तो ये माइनस कट गया, 2 = c-3 का स्क्वायर मिल गया। डायरेक्ट एक तो रूट ही निकाल लेते हैं अपन, स्क्वायर रूट निकाल ले तो c-3 ± √2 आएगा, दैट इज c = 3 ± √2 आएगा। ठीक है, अब एक बार सोच लेते हैं, √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो मैं जब 3 में 1.414 जोड़ूंगा तो ठीक है 4 से आगे चला जाएगा, बात समझ में आ रही है। अगर 3 में से 1.414 माइनस करूंगा तो 4 के पीछे चला जाएगा, तो मैं बोलूंगा सिंस c = 3 - √2 does not belong to 4 to 5 and c = 3 + √2 belongs to 4 to 5, या फिर ऐसा करो ये हटा दें, सिर्फ एक ही लिखें, सिंस ये बिलोंग करता है वो नहीं करता है, therefore LMVT is वेरीफाइड, मतलब LMVT ने पहले से ही बोला हुआ कि एक कोई ना कोई बंदा तो आएगा इस गिवन इंटरवल में, और वो एक बंदा आ गया हमारे पास। ठीक, तो अगर देखें तो ये कंप्लीट हो चुका है, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, तो डाउट और डाउट सॉल्विंग सेशन में आ सकते हो, बता सकते हो। 2.4 थोड़ा सा डिस्कस कर लेना है, उसमें आपको मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में पढ़ना है। तो मैक्सिमा मिनिमा पढ़ने से पहले हमें एक ग्राफ की थोड़ी स्ट्रेटेजी समझ लें। अगर मैंने ये ऐसा कोई ग्राफ बनाया, तो हमने जेई में भी डिस्कस किया हुआ, आपको पता है, हम जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, दैट मींस इट इज एन इंक्रीजिंग ग्राफ। क्या कह रहा हूँ मैं, इंक्रीजिंग ग्राफ। अब अगर मैं बोलूँ कि ग्राफ है, पता चल रहा है, पर मैंने यहाँ पर सिर्फ फंक्शन दे दिया रहता कभी, और फंक्शन सपोज x² + 5x + 3, तो बताओ भाई ये ग्राफ इंक्रीजिंग रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा, या दोनों रहेगा, ये कैसे बता पाएंगे आप? तो मोस्ट प्रोबेबली देखो पहले एक इंक्रीजिंग ग्राफ की प्रॉपर्टी समझ लेते हैं थोड़ी सी। अगर देखो मैंने यहाँ की किसी भी पॉइंट पर मैंने एक रैंडम पॉइंट उठा और मैंने उसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करी, तो अगर आप ध्यान से देखो टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है और वो एक्यूट एंगल बन रहा है। ठीक, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, तो आपको पता है कि सर स्लोप ऑफ टेंजेंट जो रहता है वो tan थीटा भी रहता है, और tan थीटा अगर एक्यूट एंगल है, थीटा अगर एक्यूट एंगल है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, मतलब तब स्लोप ग्रेटर देन 0 आता है। जब थीटा एक्यूट हो तो स्लोप ग्रेटर देन 0 आता है। इसका मतलब जब भी फंक्शन का ग्राफ इंक्रीजिंग रहता है उस टाइम पे उसका जो स्लोप है वो ग्रेटर देन 0 आता है। स्लोप इन द सेंस tan थीटा ग्रेटर देन 0 आता है। पर हमने तो स्लोप के बारे में एक और चीज पढ़ी थी सर, f' ग्रेटर देन 0 आता है। क्या बात समझ रहे हैं? मतलब जब आपको पता चल जाए कि f' ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो आप बिल्कुल कह सकते हैं ठोक बजा के कि ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो सर डिक्रीजिंग में क्या बात होती है? तो जैसे अगर मैंने ये ग्राफ बनाया और ये डिक्रीजिंग फंक्शन बनाया और मैंने कोई तो भी एक पॉइंट ले लिया और उसके ऊपर मैंने अगेन एक टेंजेंट ड्रॉ करी, तो देखो थीटा ये नहीं होता है ना, थीटा ये रहेगा आपका ये, और ये ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब ये क्वाड्रेंट 2 की बात होगी, और इस केस में आपका जो डेरिवेटिव है मतलब f' है वो डेफिनेटली नेगेटिव आने वाला है क्योंकि हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। और इसी से पता चलता है कि जो डिक्रीजिंग ग्राफ है उसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 0 आता है, और जो इंक्रीजिंग ग्राफ है उसके लिए डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता है। ये तो ही पहली बात। दूसरी बात आती है फिर मैक्सिमम और मिनिमम वाली, कि भाई किसी भी ग्राफ का क्या हम मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट निकाल सकते हैं, और वो कैसे पता चले कि यहाँ पर ही पॉइंट, तो मैक्सिमम मिनिमम कब होता है?
जब कोई फंक्शन की वैल्यू हम चेक कर रहे हैं किसी एक पॉइंट पर जिसकी वैल्यू है c, तो वहां पर अगर फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो है, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो आने का मतलब क्या होता है, तो जैसे कि अगर मान लो मुझे मैक्सिमम पॉइंट चाहिए तो ये पॉइंट मैक्सिमम रहेगा, आपको भी देख के समझ में आ रहा है ग्राफ पे से ये मैक्सिमम पॉइंट सी वाला पॉइंट वहां पर है। तो यहाँ पर अगर मैं कभी भी स्लोप टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो टेंजेंट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और अगर कोई टेंजेंट एक्स एक्सिस को पैरेलल है इसका सीधा मतलब ये होता है कि उसका जो स्लोप है वो जीरो है। तो पहली चीज तो ये होगी कि मैक्सिमम और मिनिमम में देखो दोनों जगह पर एक बात तो तय है कि आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो आना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि अगर कल आप मिनिमम पॉइंट भी निकालना चाहते हो तो मिनिमम पॉइंट अगर ये है तो यहाँ पर मिनिमम पॉइंट अगर ये यहाँ पर है तो यहाँ का जो टेंजेंट है वो कैसा आएगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा। मतलब ये बात तो तय है, फिक्स है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो आना चाहिए फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। और दूसरी चीज क्या होती है, तो डबल डेरिवेटिव जब आप उठाते हैं, क्या उठाते हैं? डबल डेरिवेटिव उठाते हैं उसी फंक्शन को दूसरी बार जब डिफरेंशिएट करते हैं तो वो लेस देन जीरो आना चाहिए फॉर मैक्सिमा एंड वो ग्रेटर देन आना चाहिए जीरो फॉर मिनिमा। तो मिनिमम है इसका मतलब लेस देन जीरो ना था, उल्टा पकड़ ले, ग्रेटर देन जीरो, और मैक्सिमम है तो ग्रेटर देन जीरो ना पकड़े, लेस देन जीरो पकड़े। बस इतना ही फंडा ध्यान में रखें, इसी फंडे पर बेस्ड हम एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के एक बार 2.4 एक दो कम सम निपटा लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 2.4 का उसका फर्स्ट उठाया, फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ये बताना है। हमने चेक किया था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों के लिए हमें डेरिवेटिव उठाना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले एफ डैश एक्स उठाऊंगा, वो आएगा 3x² माइनस 12x प्लस 12। ठीक, कुछ मेकअप हो सकता है, हाँ सर 3 निकाल लो, x² माइनस 4x प्लस 4 आ गया। ठीक, अगर मैं इसका थोड़ा सा मेकअप करूँ तो ये तुम्हें दिखेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर दिखने लगेगा, सॉरी सर x माइनस 2 का होल स्क्वायर दिखने लगेगा, सही है। और x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर वाली क्वांटिटी कैसी रहती है? हमेशा पॉजिटिव रहती है। स्क्वायर वाली क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव, उसमें 3 मल्टीप्लाई करो और पॉजिटिव तो ग्रेटर देन 0। Since f dash x is greater than 0, therefore function is increasing function। ठीक है, बात समझ में? तुरंत यहीं पर दूसरा वाला सम लगा देता हूँ तुम्हारे लिए, और वो है f of x is equal to 2 minus 3x plus 3x² minus x cube plus 3x² minus x cube and x belongs to R बोल रहा है रियल। ठीक, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हमारा पहला काम डेरिवेटिव उठाएंगे। 2 का डेरिवेटिव 0 आएगा, ये आएगा -3 प्लस 6x और माइनस 3x²। ठीक है, हाँ, और यहाँ पे अगर थोड़ा सा मेकअप करें तो 3 को कॉमन निकाल लेते हैं, -3 निकाल रहा हूँ मैं ताकि x² पॉजिटिव हो जाए, -2x और प्लस में 1 आ जाए। अगर ध्यान से देखें तो -3 और ये दिखेगा x माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये तो स्क्वायर है, ये पॉजिटिव है, पर ये -3 है। पॉजिटिव इनटू नेगेटिव विल गिव यू डेफिनेटली नेगेटिव नंबर, तो मैं लूंगा लेस देन 0। सिंस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज लेस देन 0, देयरफॉर फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। इस बात का ध्यान रखें, आपको क्वेश्चन का मेकअप करना है और उसके बाद ही आप बता पाएंगे कि डेफिनेटली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। दोनों क्वेश्चन उठाइए, अगर देखें तो एक थर्ड क्वेश्चन है वहां पर, चलिए चेकआउट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में f of x दिया है x माइनस 1/x। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हमारा पहला काम बनेगा कि डेरिवेटिव उठाएं। x का डेरिवेटिव 1 आएगा, -1/x का -1/x का -1/x², सो माइनस माइनस विल गेट प्लस और ये 1/x² दिखेगा। अब x² पॉजिटिव क्वांटिटी और उसमें कुछ और जुड़ रहा है तो पॉजिटिव ही आने वाला है, तो मैं बोलूँगा कि ये बेटा ये कैसा है? ग्रेटर देन 0 है, और देयरफॉर फंक्शन कैसा हो गया? इंक्रीजिंग हो गया। एकदम अच्छा शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चन था, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी हमें इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट कह रहा है कि भैया ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन है
आप x की वैल्यू ढूंढ के बताएं उस चीज़ के लिए। तो मैंने बोला ठीक है चलिए ढूंढते हैं। सबसे पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का हाल ये रहेगा कि डेरिवेटिव उठाएं। डेरिवेटिव उठाना मतलब 6x² माइनस 6x माइनस 12 और 6 का डेरिवेटिव 0। 6 को कॉमन निकालते ही दुनिया में बचा x² माइनस x माइनस 2। अगर इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें तो -2 + 1 आएगा, मतलब x माइनस 2 x प्लस 1 आएगा। ठीक, अब वो क्या बोल रहा है, सिंस फंक्शन इज डिक्रीजिंग, है ना, या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, therefore f dash x, देखो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए कैसा आता है, लेस देन 0 आता है। इसी का मतलब ये हुआ कि 6 × x माइनस 2 x प्लस 1 इज लेस देन 0। अगर 6 को ऊपर में भेजे तो लेस देन 0, मतलब x माइनस 2 था, x माइनस 2 इंटू में x प्लस 1 लेस देन 0 है, नेगेटिव है। ठीक, नेगेटिव तभी होता है, देखो ध्यान से क्या बता रहा हूं। एक तो केस 1 कि पहला वाला पॉजिटिव हो एंड एट द सेम टाइम दूसरा वाला नेगेटिव हो, ठीक, या फिर और पहला वाला नेगेटिव हो एंड दूसरा वाला पॉजिटिव। तो रुको, मैं थोड़ा सा जगह कम है हमारे पास, दो लोगों का प्रोडक्ट नेगेटिव तभी आता है जब, ऊपर मिटा दें, तो पहला वाला पॉजिटिव एंड दूसरा वाला नेगेटिव, या फिर पहला वाला नेगेटिव एंड दूसरा वाला पॉजिटिव। ठीक, दो ही केसेस में होता है। तो अगर इसकी बात करें तो पहले वाले से मिल रहा है x इज ग्रेटर देन 2 एंड x इज लेस देन 1, और में आ रहा है, देखो ये पहला काम कंप्लीट किया, और में आ रहा है x इज लेस देन 2 एंड x इज ग्रेटर देन -1। ठीक, मैं आपको बहुत बार पिछले साल बता चुका हूँ। और का मतलब होता है यूनियन करना, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन करना। ठीक है, इंटरसेक्शन मतलब दोनों चीजें राजी होनी, दोनों बंदे राजी होने चाहिए। दोनों बंदे राजी होने का मतलब, पहले वाले का अगर ग्राफ बनाया हम, एक जगह का -1 एक जगह आएगा 2, यहाँ पर भी बनाऊंगा मैं, एक जगह का -1 एक जगह आएगा 2। ठीक, एंड है, एंड ध्यान से सुने, एंड में ये कह रहा है मैं -1 से छोटा रहूं, और ये कह रहा है मैं 2 से बड़ा, 2 से बड़ा इधर, -1 से छोटा इधर, दोनों कहीं पे भी राजी है, दोनों का इंटरसेक्शन नहीं हुआ तो नो सॉल्यूशंस आएगा, यहाँ पे मना करना पड़ेगा, नो सॉल्यूशन। ठीक, अगर हम इस चीज की बात करें तो ये कह रहा है मैं -1 से बड़ा, -1 से बड़े लोग इधर मिलते हैं, और अगर 2 से छोटा, तो 2 के बराबर तो नहीं होगा, 2 से छोटा जरूर हो। देखो दोनों कहां से कहां तक राजी, दोनों राजी हैं x बिलोंग्स टू -1 से 2, और दोनों को इंक्लूड ना करें, मतलब जब हमारा x -1 से 2 के बीच में रहेगा तब हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आएगा। बाकी टेम्परेट कुछ भी आ सकता है, पर अभी डिक्रीजिंग के लिए ये कंडीशन है। चेकआउट करो। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड उठा रहा हूँ। हाँ, मुझसे नेक्स्ट पिछले वाले क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई, मैंने वो थर्ड का फर्स्ट कर दिया है, पर सेकंड का फर्स्ट भी सेम ही था, बस अभी जब हमने वहाँ पे लेस देन वाली साइन ली थी, है ना, नेगेटिव चाहिए था हमें, तो सेकंड के फर्स्ट में हमें पॉजिटिव चाहिए। तो आपके हवाले वो करते हुए मैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड उठा रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन सही है, यहाँ पे हमें इंक्रीजिंग की बात करनी है। पिछला क्वेश्चन मैंने डिक्रीजिंग वाला कर दिया था, आप उसको मेंशन कर लें, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट हो गया था गलती से। अब अगेन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए पहला काम डेरिवेटिव उठाना, ये 0, ये 3, ये -6x और ये 3x²। 3 को कॉमन निकालते ही हमें मिलेगा x² - 2x + 1। अगर हम बात करें तो ये बंदा आ जाएगा हमारे पास में 3 × x - 1 का स्क्वायर। अब ये बंदा पॉजिटिव, स्क्वायर पॉजिटिव, मल्टीप्लाई पॉजिटिव से पॉजिटिव, तो कहानी हर बार पॉजिटिव ही आ रही है। मैंने क्वेश्चन सही कॉपी किया, हाँ सही है, तो ये बंदा तो हर बार ही पॉजिटिव है, तो मैं लिखूं f' इज पॉजिटिव ऑलवेज, हर बार आप x की कोई वैल्यू भर के चाहे पटक दो, तो इसका मतलब ये हुआ, अच्छा इंक्रीजिंग कह रहा है ना, इंक्रीजिंग, तो हर बार ही इंक्रीजिंग आएगा।
आप उसमें कुछ भी वैल्यू ना निकालें, पॉजिटिव ऑलवेज, दैट इज फॉर x बिलोंगिंग टू r फंक्शन इज इंक्रीजिंग, कुछ दिमाग में ना लगाएं, इंक्रीजिंग, क्योंकि हमें पता है उसने बोला है कि हमारा जो गिवन फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और क्योंकि वो स्ट्रिक्टली, अगर आप उस तरीके से लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंस f of x is strictly increasing therefore f dash x जो है ग्रेटर देन 0 चाहिए। पर हम तो पहले से ही जानते हैं ये तो ऑलवेज होता है, और जो ऑलवेज होता है दैट इज x बिलोंग्स टू r, तो मतलब रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू पटक दो वो हर बार इंक्रीजिंग आएगा। फाइनल आंसर हमारा x बिलोंग्स टू r वाला आ गया। अगर तुरंत यहाँ पे थर्ड वाला या फिर फोर्थ वाला देखता हूँ मैं कौन सा अच्छा है हमारे हिसाब से। अच्छा, 3 ही क्वेश्चन, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7, ये फंक्शन दिया है और ये भी वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। हमारा काम डेरिवेटिव उठाना, पहला तो डेरिवेटिव उठाते 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 36, 3 कॉमन उठाते ही x स्क्वायर माइनस 4x और यहाँ पे आ गया 12। ठीक, यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करनी पड़ेगी तो हमें मिलेगा 3 इंटू यहाँ पे 6 और 2, तो यहाँ पे मिलेगा x माइनस 6 और x प्लस 2। ठीक, और अब हमें बोला सिंस फंक्शन इज इंक्रीजिंग therefore f dash x should be greater than 0, that is 3 into x minus 6 x plus 2 greater than 0 होना ही चाहिए। 3 को उधर भेजेंगे मतलब x minus 6 into x plus 2 greater than 0 होना चाहिए। अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 से बड़ा कब होता है? जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। अगर इसको क्लीन कर देते हैं, दोनों पॉजिटिव उठाए केस 1 में, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो मतलब x minus 6 greater than 0 and at the same time and लिख रहा हूँ ये भी greater than 0, और देखो मैंने और लगाया है, या फिर ऐसा हो सकता है कि पहला नेगेटिव एंड दूसरा भी नेगेटिव। अगर थोड़ा सा इधर उधर फेंके तो ये दिखेगा x is greater than 6 and x is greater than minus 2, और x less than 6 and x less than minus 2। और का मतलब यूनियन, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। पहले वाले कह रहे हैं एक तरफ -2 है एक तरफ 6 है, ये बोल रहा है मैं -2 से बड़ा, ये बोल रहा है मैं 6 से बड़ा। दोनों कहाँ राजी? दोनों राजी 6 से लेकर इनफाइनाइट तक। इसकी अगर बात करें, यहाँ आएगा -2, यहाँ आएगा 6, ये बोल रहा है मैं 6 से छोटा, 6 से छोटा, ये बोल रहा है -2 से छोटा, -2 से छोटे लोग इधर, मतलब दोनों कहाँ राजी? माइनस इनफाइनाइट से -2 तक। और है इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यूनियन, दैट इज फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर x बिलोंगिंग टू दिस यूनियन दिस यूनियन दिस। कंप्लीट हो गया है। सेकंड क्वेश्चन निपटा दिया, थर्ड का फर्स्ट मैंने निपटाया हुआ है। दो आगे के दो आपके हवाले कर सकता हूँ, डाउट्स हो तो मुझे बता देना, फिर हम फोर्थ क्वेश्चन से आगे के बाद में अपलोड करेंगे।